शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटाई। सबसे डराना, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। राजनीति में देखिए दुर्भाग्य यही है कि लोग जो है इसको सेवा का माध्यम समझने की बजाय जो है इसको प्रोफेशन समझ के आने लग गए। मैं जब शिक्षा मंत्री बना था तो दिल्ली के अंदर टेंटों में और टिन शेड में स्कूल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ से एसपीएस सेमी पक्का स्ट्रक्चर बनाए। तो प्रिंसिपल को आपकी शक्ल पसंद आ रही है या आपका परिवार पसंद आ रहा है तो एडमिशन देते हैं। बिल्कुल। ये एडमिशन क्राइटेरिया हो, नेबरहुड क्राइटेरिया हो, ये सब किसने चालू किया? मुझे सौभाग्य मिला इसको चालू करने का। पिछले 10 सालों में मेट्रो के 7,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने रोका हुआ। मैं जब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, हम वीकली मीटिंग रखते थे कि मेट्रो की परेशानियां जो हैं, कहीं पे जो है लैंड एक्वायर करनी है या कहीं काम रुक गया, इसलिए मेट्रो समय से पहले काम रुकती थी। मेरे फादर सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से मोहल्ले के कामों में बहुत उनकी एक्टिविटी रहती थी, तो उनकी गतिविधियाँ देख के हमारे घर में लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा रहता था। तो मैंने वही देखते हुए बड़ा हुआ था, तो मेरा रुझान नेचुरली राजनीति की तरफ ही था। लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी बहुत मजबूत प्रधानमंत्री, और इंदिरा जी थी मजबूत, इसमें कोई दो राय। नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री तो इस देश में आया ही नहीं है। बिल्कुल। जो खाली हिंदुस्तान में रहने वाले भारतीयों का नहीं, दुनिया में रहने वाले भारतीयों का नेतृत्व कर रहे हैं। बताइए किसने किया? पहली चीज़ तो ये है कि कांग्रेस बच्ची कहाँ है दिल्ली में। सब तो मेरे साथ, आधी से ज़्यादा कांग्रेस तो मेरे साथ आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। सतमोला कवियों की चौपाल, आपकी अपनी चौपाल। 22 वर्ष से निरंतर चल रहा कविता का कार्यक्रम सतमोला कवियों की चौपाल, केवल हिंदी नहीं सभी भारतीय भाषाओं का ये कार्यक्रम है। आज हमारा परम सौभाग्य है सतमोला कवियों की चौपाल में देश के सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद, और जो सबसे बड़ी बात है कि आप राजनीति में जहां से प्रारंभ हुई वो तो मैं आपसे बाद में बात करूंगा। दिल्ली के पूर्व शिक्षा और पर्यटन परिवहन मंत्री और वर्तमान में जमनाबाद विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री अरविंदर सिंह लवली, जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। अरविंदर सिंह लवली जी के साथ आज जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, सतमोला कवियों चौपाल का ये भी आयाम है, तो उसमें देश की सुप्रसिद्ध, देश की नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय विश्वविख्यात सुविख्यात कवित्री अंजू जैन जी, जिनको आज हमने काव्य सुचिता सम्मान से हमने उनको सम्मानित किया है, और हमारे साथ बैठे हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली केंद्र के निदेशक डॉक्टर राम अवतार बैरवा। मैंने अपने साथ 2 सहयोगी इसलिए रखे हैं कि कई बार क्या होता है जब पॉडकास्ट हम करते हैं तो ये अनवरत विचार चलते हैं और उसका मेहमान को जवाब देना होता है। तो मैं अभी बातचीत पहले कर रहा था ऑफ रिकॉर्ड कि लवली जी कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, कितनी आप पूछो, कोई चिंता नहीं। यानी कि ऐसा निर्भीक राजनीतिज्ञ जो ऐसी बात बोले मैंने पहली बार देखा है।
जय जोरदार ताली के साथ। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि लवली जी, आप पहली बार ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। वैसे तो आप लाल किले कवि सम्मेलन में भी गए होंगे, आपने कवि दरबार में भी आपने शिरकत की होगी, क्योंकि आप शिक्षा मंत्री रहे, कल्चर मिनिस्टर रहे। कवियों के बीच में पहुंच करके सतमोला कवि चौपाल 22 वर्ष से चल रहा है, 20,000 से ऊपर सदस्य हैं, और आपने देश के अनेक भागों से आए हुए कवियों को आपने सम्मानित किया। तो पहली तो मैं आपसे मन की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कि आपको कैसा लगा। देखिए, निश्चित रूप से हमारी संस्कृति और संस्कार का हिस्सा है साहित्य। और कभी भी किसी भी समाज के अंदर जो है कवियों का, साहित्य लिखने वालों का जो है हमेशा बड़ा योगदान रहता है। चाहे वो देश में कोई आंदोलन हो, बदलाव हो, सकारात्मक पक्ष हो, नकारात्मक नेगेटिव पक्ष हो, तो कवियों का हमेशा रोल रहता है। आपने अभी जैसे कहा, मैं भाषा मंत्री भी था दिल्ली का, हाँ, वही लैंग्वेज। कल्चर मिनिस्टर के साथ भाषा मंत्री भी था। अभी आप मैथिली कविताओं की बात कर रहे थे, दिल्ली में भोजपुरी और मैथिली एकेडमी बने, ये मेरा ही निर्णय था। अरे वाह। मैंने अभी भी, अगर आप उसका जो जो ऑर्डिनेंस इशू हुआ था, निर्देश शुरू हुआ था, वो मेरी सिग्नेचर मिलेंगे आपको। मैंने ही उस समय निर्णय लिया था। और मुझे क्लोजली पंजाबी एकेडमी, हिंदी एकेडमी, उर्दू एकेडमी, साहित्य कला परिषद, इन सब संस्थाओं का मंत्री होने के नाते नज़दीकी से सब कवियों को, साहित्यकारों को, उनके साथ क्योंकि एनुअल फंक्शन होते थे, और दिल्ली में कल्चरल इवेंट्स भी बहुत सारे मेरे समय में शुरू हुए। अनन्या फेस्टिवल होता था तो मीनार के पास, ऐसे बहुत, कुतुब फेस्टिवल होता था, अनन्या फेस्टिवल पुराना किला पे होता था। ऐसे अनेकों तरीके के कल्चरल फेस्टिवल उस समय शुरू करने का भी सौभाग्य रहा। तो निश्चित तौर पे हमारा संस्कृति ऐसी है कि एक कॉमन आदमी भी, मैं तो कवियों के मामले में तो कॉमन ही आदमी हूँ। आपने वैसे तो कायदे से गलत गेस्ट बुला लिया। नहीं नहीं, देखिए ये आपकी विनम्रता है, ये आपकी विनम्रता है। तो पर सामान्य सामान्य भारतीयों की भी रुचि जो है वो कविताओं में, साहित्य में है ही है। ये हमारे संस्कार का हिस्सा है, तो मुझे भी अच्छा ही लगा। दूसरा, आप हमारे टीवी कार्यक्रम के माध्यम से पॉडकास्ट से जुड़ रहे हैं। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लवली जी, उस यात्रा में कहीं ना कहीं मैं भी आपके साथ हूँ जी। बचपन से प्रारंभ, बचपन में कई बार कुछ बातें आपको याद होंगी, कुछ बातें हमें याद होगी। एक मेरा मानना है कि जो आदमी आज है वो उसके पीछे से चले आ रहे संस्कार, पारिवारिक संस्कारों का एक बहुत बड़ा हाथ है। मैं सभी दर्शकों को एक बताना चाहता हूँ, लवली जी और हम एक ही मोहल्ले के पड़ोसी रहे, और जब दूरदर्शन ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करता था तो मोहल्ले में 2 या 3 टीवी हुआ करते थे, जिसमें से एक टीवी लवली जी के परिवार में होता था। और जब 5 साढ़े 5 बजे के आसपास दूरदर्शन में घड़ी बज की सुई की आवाज आती थी, तो हमारा ऑटोमेटिकली अलार्म बजता था। हम तुरंत भागते थे लवली जी के घर पे, चाहे वो कोई सा भी दिन हो। कृषि दर्शन भी उस टाइम ना कपिल लाफ्टर शो जैसा देखा जाता था। कृषि दर्शन की भी एक लोकप्रियता थी, चित्रहार की भी अपनी लोकप्रियता थी। ऐसे लोकप्रियता अनेक की थी। और ऐसे क्रिकेट की तो बात अलग है, हॉकी का भी मैच अगर आ रहा हो, हमें कोई मतलब नहीं, तो टीवी देखने में मतलब है। और जब हम इनके जाते थे, लवली जी की जाते थे, तो लवली जी के परिवार के बड़े बुजुर्ग, हम खिड़की से झांक रहे होते थे, वो तुरंत हमें अंदर बुला करके, आपके जो कजन्स हैं वो हॉकी के बड़े शौकीन थे, तो हम जाके बैठ जाते थे और बैठे बैठे वहीं सो जाते थे। तब जा करके वहाँ कोई इनके घर से जाता था कि भाई आपका बेटा सोया हुआ, बब्बू सोया हुआ, ले जाओ, और ऐसे बच्चों को बोलते थे। यानी कि एक सामुदायिक, पारिवारिक जिम्मेदारियों से निकले हुए अरविंदर सिंह लवली। आपका छात्र जीवन प्रारंभ हुआ तो आप NSUI के दिल्ली के क्या थे, ऑल इंडिया का ऑल इंडिया के आप थे,
उस समय के कुछ अनुभव बताएं। देखिए ऐसा है कि छात्र जीवन तो मेरा खालसा कॉलेज से शुरू हुआ था। तो फर्स्ट ईयर में ही मैं इलेक्शन लड़ा था। तो वो जो चुनाव जीता था वो तो कॉलेज में तो कोई पार्टीइज़्म होता नहीं था, तो इंडिपेंडेंट ही वहाँ जीते थे। उसके बाद जो है वो एनएसयूआई से जुड़ गए, तो एनएसयूआई का राष्ट्रीय महामंत्री रहा मैं। तो उस नाते जो है राजनीतिक जीवन जो है शुरू हुआ, वो आगे बढ़ता बढ़ता गया। तो उसी श्रृंखला में जो है फिर मैं चुनाव लड़ा 1998 नहीं, आपसे चुनाव बाद में लड़े, आपसे पहले चुनाव लड़े थे हर्षवर्धन जी के सामने। में। मेरे फादर पिताजी लड़े थे 93 में पिताजी जो है आप तो पड़ोसी हैं हमारे, तो पिताजी मेरे इंडस्ट्रीज से हाँ। बिजनेस चलाते थे, तो उनका जो रुझान ज़्यादा सामाजिक कार्यों में था। तो 93 का इलेक्शन वो लड़े थे कृष्णनगर से, और 93 में मेरी उम्र नहीं थी। हालांकि पिताजी मेरे जो हैं वो लेकिन आपने उनका पूरा बड़ा- पूरा पूरा जोर लगाया था। हाँ हाँ, तो वो मेरे पिताजी बड़े स्पष्टवादी और सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में लोगों की मदद करने वाली शख्सियत। आज भी उनका नेचर ऐसा ही है, हालांकि अब एज के कारण ज़्यादा मूवमेंट उनकी नहीं रहती, लेकिन आज भी उनका झुकाव इसी तरीके से है। मेरे दादाजी का भी इसी तरीके से था। तो राजनीतिक रूप से विशुद्ध राजनीतिक कहोगे तो वो मैं पहले ही हूँ परिवार में। मैं आपको और याद दिलाता हूँ, कुछ चीजें मुझे याद नहीं होंगी, आपको होंगी। पिताजी के आदरणीय आपके पिताजी के 3 प्रमुख साथी थे जी प्रारंभ के, मुझे जहाँ तक पता है। एक तो श्यामराज जी के पिताजी ठाकुर साहब, जी जी हाजी साहब, जी मतलब वाले जी पूरा सर्वधर्म संगम, चैनल का नाम भी है, वहाँ भी सर्वधर्म संगम था। है हमारे पिताजी संगीतज्ञ, कवि, और ठाकुर श्यामराज जी के और हाजी जी के, और एक हरिदास जी हुआ करते थे तबला बजाया करते। जी 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 ये पुराना। उस समय के बाद फिर वहां पर आपके क्षेत्र में एक रामला हुआ करती थी। जी उस समय आप जमुना पार विकास बोर्ड के चेयरमैन हैं। उस रामला कमेटी का नाम भी होता था शायद जमुना पार एकता फोरम। क्यों याद आ क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो टाइम भी रामला का एक, रामला से एक डिसिप्लिन भी मेंटेन होता है। आपने डिसिप्लिन आपके लाइफ में, जब आप पहली बार विधायक बने, आपने सोचा था कि मैं विधायक बनूंगा? देखिए ऐसा था कि मेरे फादर जो हैं, आप जैसे अभी ठीक कह रहे हैं, मेरे फादर सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से मोहल्ले के कामों में बहुत उनकी एक्टिविटी रहती थी। क्योंकि उस समय जैसा आपने अभी कहा कि आप अगर टीवी देखने आते थे तो परिवार में बताते थे बच्चा सो रहा, तो उस समय का कल्चरल एक दूसरे के साथ इतनी इन्वॉल्वमेंट थी कि हर आदमी को पता होता था कि अब मेरे पड़ोसी के घर में किसकी शादी हो रही है, किसकी क्या गमी होगी, क्या खुशी होगी। एक दूसरे के हर चीज़ में शरीक रहते थे। तो कम परिवार थे, ज़्यादा मेल-जोल था, जो आज मिस होता है कहीं न कहीं। आज तो है, आप अपनी गली के बाहर आपको नहीं पता होता किसी के यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं। उस समय पूरे मोहल्ले का पता होता था। तो उस नाते आपने मेरे फ़ादर का रोल देखा ही था कि आप जैसे जिस रामलीला कमेटी की आप बात कर रहे हो, आज वहाँ पे मंदिर बना है, जो है रामलीला भी होती है। आपको ध्यान होगा वहाँ पे कुछ लोग जगह पे कब्ज़ा करने वाले आ गए थे, और मेरे पिताजी का प्रमुख रोल था उस मंदिर की जगह को बचाने का, बाउंड्री करने का। आज वहाँ मंदिर है, सब लोग अपना माथा टेकने जाते हैं। मुझे भी साल में अनेकों बार वहाँ जाने का मौका मिलता है। जन्माष्टमी का त्यौहार वहाँ मनाते हैं हम, रामलीला मनाते हैं। ऐसे ही ईस्ट नगर गुरुद्वारा है, उसके ने तो पिताजी सामाजिक रूप से थे। तो उनकी गतिविधियाँ देख के हमारे घर में लोगों का आना-जाना बहुत ज़्यादा रहता था। तो मैंने वही देखते हुए बड़ा हुआ था, तो मेरा रुझान नेचुरली राजनीति की तरफ ही था। जब आप तो पहली इसलिए बार मेरे लिए वो नहीं था। जब आप पहली बार विधायक बने जी, और आपका गांधीनगर क्षेत्र, आपका क्षेत्र बदला, आपके विधायक बनने से पहले ये एक, मैं एस्ट्रो को समझता हूँ थोड़ा सा। तो उस समय क्या था कि एक बार ऐसे ही अन्नपूर्णा मिश्रा जी महापौर बन गई, पारिवारिक रिश्ता था। अन्नपूर्णा मिश्रा जी कहते कि प्रवीण भैया, वो ज्योतिषी जी को बुला लो, आचार्य मोहन शास्त्री से। मैंने उनको विज्ञान लोक से बुलाया, उन्होंने शिव कोड़ी फेंकी,
विषम संख्या है, कहते हैं नहीं आप इस बार आप दोबारा नहीं बनोगे। उन्होंने कहा नहीं एक बार दोबारा ट्राई कर लो, तब भी विषम, तीसरी बार फेंके, तीसरी बार विषम। कहते हैं आपके घर में से का नाम किसका है? कहते हैं जी मेरे बेटे कपिल का। कहते हैं आपका राजयोग वहां चला गया है। और उधर ईमानदारी से राजनीति में कपिल जी की 1% रुचि नहीं थी। कैसे संयोग बने, आज वो आपके साथी है, साथी मंत्री है। वही है कि आपके पिताजी इतने दमदार चुनाव तरीके से लड़े। जी मैंने जो चुनाव प्रचार का जो आखिरी दिन होता है, दोनों तरफ की रैली थी। मैं उस समय हर्षवर्धन जी की तरफ से जी कैप्टन में था, जी इधर से आप खुद मोर्चा संभाले थे। मैं अगर कहूँ तो उस समय हमारी जो रैली थी कमजोर पड़ रही थी। हमने कहा भाई ये तो बड़ा मामला कैड़ा पड़ रहा है जी और दोनों तरफ से है। इसके बावजूद भी आदरणीय पिताजी के भाग्य में नहीं चीज थी और ये राजयोग आपके पास चला गया। और आप जब विधायक पहली बार बने तो आपने क्या क्या संकल्प लिए? देखिए ऐसा है कि मैं ना अभी जैसे फिर आप दोहरा रहा हूँ बात को, मेरे पिताजी सामाजिक व्यक्ति ज़्यादा थे, बिजनेसमैन थे ही। काम मैंने तो ज़िंदगी में कोई काम ही नहीं किया, तो जो है पिताजी की आशीर्वाद है, जो दादाजी पिताजी उसी से गुजारा चल रहा है। इतने सालों में लोग जो है मंत्री बन के उनके प्रॉपर्टी में उनकी इनकम में इजाफा होता है, तो शायद मैं बहुत कम देश के पॉलिटिशियन में से हूँगा जो इतने साल मंत्री भी रह लिया। लेकिन जो आपके फेस का जो हो रहा है ना वो और किसी के टर्म मेरा एमएलए का है, तो मेरे जो है प्रॉपर्टी में जो है कमी आई है इजाफा होने की बजाय। तो पर पिताजी का आशीर्वाद है, इसलिए मैंने तो जिंदगी के अंदर जो है कुछ और काम किया नहीं है। ईश्वर का आशीर्वाद रहा, भगवान का आशीर्वाद रहा कि मुझे जो है जरूरत भी नहीं पड़ी। वो पिताजी जो है वो मैं लवली जी करके आपको देख के कहता हूँ, बात सच्ची है कि आदमी जिंदगी में दो चीज कमा सकता है, या तो यश कमा ले या पैसा कमा ले। जी जी और जो पैसा कमा लेता है वो ज्यादातर मोदी जी बड़े सख्त है। नहीं वो होना भी चाहिए। मोदी सर राजनीति में देखिए दुर्भाग्य यही है कि लोग जो है इसको सेवा का माध्यम समझने की बजाय जो है इसको प्रोफेशन समझ के आने लग गए हैं। तो यही हमारे जो है इसको बदलने की आवश्यकता है। और प्रधानमंत्री जी जो है सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उसके, जिस तरीके की साफ सुथरी राजनीति को लेके वो देश में आए हैं, या जिस तरीके वो एग्जाम्पल हैं सबके लिए। तो निश्चित रूप से जो है शायद इसीलिए मैं कांग्रेस छोड़ के इधर आया कि उनके अब ये नेतृत्व बात में आपके यहाँ पर हाँ, बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है। पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि जब आप दिल्ली के देश की जनता जानना भी चाहती है, क्योंकि समय समय पर विषयों को कुरेदना जरूरी है। आप जब शिक्षा मंत्री, पर्यटन मंत्री, लैंग्वेज मिनिस्टर और आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, तो आपने निर्णय लिए, कुछ ऐसे विशेष निर्णय जिससे समाज में परिवर्तन हुआ, वो मैं जानना चाहूंगा दर्शकों। देखिए उस समय अच्छा समय रहा। आज भी चाहे मैं कॉमनवेल्थ भी आया था उस टाइम। कॉमनवेल्थ भी आया था, आज भी चाहे मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ, मुझे ये कहने में कोई संशय नहीं है कि शीला दीक्षित जो है एक अच्छी मुख्यमंत्री थी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई कोई दो राय नहीं, कोई दो राय। संदेह नहीं है। उस समय दिल्ली ने उन्नति भी की, तरक्की भी करी, कई चीज़ें हुई। मैं जब शिक्षा मंत्री बना था, ये 11 साल जो सरकार पावर में रही, ये जो है ढकोसले अधिक करती रही, क्लेम अधिक। बिल्कुल ये सच बात तो ये है कि हर चीज़ में दिल्ली पीछे गई, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो एजुकेशन हो। एजुकेशन मॉडल का इतना हल्ला पीटा। मैं जब शिक्षा मंत्री बना था तो दिल्ली के अंदर टेंटों में और टिन शेड में स्कूल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ से एसपीएस सेमी पक्का स्ट्रक्चर बनाए। उस समय स्थिति ये थी कि आप अगर किसी पब्लिक स्कूल में एडमिशन करने जा रहे हो तो प्रिंसिपल को आपकी शक्ल पसंद आ रही है या आपका परिवार पसंद आ रहा है तो एडमिशन देते थे। बिल्कुल। ये एडमिशन क्राइटेरिया हो, नेबरहुड क्राइटेरिया हो, ये सब किसने चालू किया? मुझे सौभाग्य मिला इसको चालू करने का। गरीब बच्चे जो हैं वो भी पब्लिक स्कूल्स में पढ़ सकते हैं। ये निर्णय किसने लागू किया? मैंने लागू किया। लेकिन कभी जो है शिक्षा में राजनीति नहीं की थी।
उसकी एडवर्टाइजमेंट जो है जो ये देते दिल्ली में जो है ब्लू लाइन बसेस चलती थी। बिल्कुल वो किसने वो बड़ी डरावनी थी होती थी। और वो एक एक स्टॉक में 20-20 आदमी उड़ा देती थी कई बारी। तो जो है वो इतनी इस तरीके तबाह का क्लस्टर का लग गया। टेरर था ब्लू लाइन। तबाह क्लस्टर। वो ब्लू लाइन किसने हटाई? बिल्कुल। वो उसके बाद जो है लो फ्लोर बसेस, सीएनजी बसेस। तो इसलिए मेरे को एक चीज याद नहीं आ रही, मैं अचीवमेंट आपको बताता हूँ। क्योंकि कई बार है ना आप ये क्वेश्चन में बहुत बातें, अगर ये जो रिंग बनाते हुए ईस्ट नगर से मेट्रो निकल रही है वो जी वो तो कॉन्स्टिट्यूंसी की थी और वो शायद पहला ऐसा मेट्रो का डिसीजन नहीं, मेट्रो समय से पहले काम करती थी। आज मुझे खुशी है कि हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने दोबारा से इंटरेस्ट लेने शुरू किए और जो है मेट्रो को पिछले 10 सालों में मेट्रो के 7,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने रोका हुआ है। ओहो। जो पैसा मेट्रो काम कर रही है, जो केंद्र सरकार अपने हिस्से का दे रही है, उसी से काम कर रही है। इसलिए मेट्रो के प्रोजेक्ट डिले हो रहे थे कि दिल्ली सरकार अपना हिस्सा नहीं दे रही थी। अब दोबारा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया। मैं जब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, हम वीकली मीटिंग रखते थे कि मेट्रो की परेशानियां जो हैं कहीं पे जो है लैंड एक्वायर करनी है या कहीं काम रुक गया, इसलिए मेट्रो समय से पहले काम करती थी। और ये शायद श्रीधरन जी उस समय चेयरमैन थे और मेट्रो में वो जो है बहुत अच्छा काम करते थे, बड़े ईमानदार आदमी थे, बढ़िया मेट्रो का काम करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे वो जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी वो, और मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था। तो शायद पहला निर्णय था जो उन्होंने, वो नॉर्मली अपना जो डीपीआर बना देते थे उससे इधर उधर नहीं होते थे। तो ये जो ईस्ट आजादनगर की लाइन जा रही है ये आनंद विहार से जानी थी। हाँ हाँ। तो मेरे को क्योंकि इंटरेस्ट था कि मेरे को था कि आज़ाद नगर में पैदा हुआ हूँ और आज़ाद नगर के नाम से पूरे आज जो है पूरे विश्व में कहीं बैठ के आप मेट्रो का स्टेशन देखेंगे तो आज़ाद नगर का मेट्रो, तो मेरे लिए वो निजी रूप से भी गर्व की और अचीवमेंट की बात है। तो मैंने जो है फाइल साइन करने से मना कर दिया कि नहीं ये लाइन तो आज़ाद नगर से ही जाएगी, ऐसे होगा नहीं। तो अभी जो ये सिलमपुर से गोकुलपुरी से जो लाइन आती है और आगे तक जाती है कड़कड़ुमा और सब जगह। तो जब वो उन्होंने कहा क्या परेशानी है, आप क्यों नहीं कर रहे, मैंने कहा ये डीपीआर, तो उन्होंने पहली बार एक्सेप्ट किया कि मैंने जो डीपीआर बनाया उससे ज़्यादा बढ़िया है ये और लोगों को फ़ायदा होगा। तो मैं वो मेरे लिए निजी रूप से बहुत संतुष्टि की बात है वो मेट्रो। लवली जी, अब मैं कुछ व्यक्तिगत आपसे बात करने पे आता हूँ। लवली जी, आप क्योंकि जिस परिवार से आते हैं, दूसरा आप का हृदय निर्मल है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कुछ चीजें एक्सेप्ट की और एक्सेप्ट करना व्यक्ति को नीचे नहीं गिराता बल्कि ऊपर उठाता है। आप कांग्रेस में काफी टाइम रहे, लेकिन आपने धर्म अथवा संप्रदाय निर्लेप होकर काम किया, लेकिन अपने धर्म गुरुओं के बारे में अनेक, उस समय यूपीए गवर्नमेंट थी, उसमें जो हमारे ऑलरेडी इतिहास की हिस्ट्री बुक्स थी उसमें अपने संतों के बारे में, देवी देवताओं के बारे में था। उस समय मैं भी एक प्रतिनिधि के नाते आपसे मिला और आपने उसको बड़े बेहतर तरीके से उसको हैंडल करा और वो आपके सद प्रयासों से हम हाई कोर्ट में वो चैप्टर्स हम हटवा सके। और मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, एक दो तरह के विचार है, व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आता है, एक परिवर्तन आता है कि आदमी बदल जाता है, जैसे बोलते हैं ये तो आदमी बदल गया, लेकिन एक बदलाव आता है वैचारिक और अनुभव के आधार पर। आप आज से कुछ वर्ष पहले आपने कांग्रेस छोड़ने का मन बनाया और आप कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आए और कुछ समय वापस उपरांत, ऐसा ये कुछ एक अंतर्द्वंद का टाइम आपके पास रहा, वो जब मैं जानकारी चाहूंगा। देखिए ऐसे है कि इसमें एक तो मैंने ज़िंदगी में कभी भी जो है थोड़ा सा इमोशनल भी हूँ और असूलों के साथ समझौता नहीं किया है। अभी आप बात कर रहे हैं जो एनसीईआरटी की बुक्स की, तो मैं तो कांग्रेस का एमएलए था सब 1998 में, जब मैंने बाद में मंत्री के रूप में जो है मुझे मौका भी मिला कि उन सब चीज़ों को एनसीईआरटी की बुक से हटाने में जो भी योगदान दे सकता हूँ वो दूँ। 1998 में मैंने जब एनसीईआरटी की बुक्स का उठाया था तो एनसीईआरटी की बुक्स में गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में
जैन तीर्थंकरों के बारे में हम्म, जो है अब मतलब ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया था जो फैक्चुअली भी इनकरेक्ट है ओ यस। और उनके उनके सम्मान में भी वो ठीक बात। हम्म, तो मैंने पहली बार रेस किया था दिल्ली विधानसभा में और वो पूरे देश के अंदर उसको बहुत कवरेज भी मिली और बत्रा जी ने और आपको बड़ा अप्रिशिएट किया। बत्रा जी ने अप्रिशिएट किया और बत्रा जी ने क्या हर राइट आदमी ने जो जो भी इस देश की संस्कृति और हिस्ट्री से जाता है तो बत्रा जी का तो बड़े आदमी थे वो तो और बहुत नॉलेजेबल आदमी हाँ, थे दिनानाथ। तो इसलिए वो तो इवन जो नहीं भी जानते थे तो उस समय मेरे पे ये भी इल्जाम लगा कि कांग्रेस का एमएलए आरएसएस का एजेंडा आगे कर रहा है। हम्म, तो मैंने उस समय भी कहा था कि जो एजेंडा ठीक है हम्म, उसको उसको फॉलो करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने तो जो है उस समय मेरे बड़ा विरोध हुआ पर मैंने उस विरोध के सामने भी खड़े होकर मैंने कहा जो ठीक बात है वो ठीक बात है। उसके लिए मैं आज भी विधानसभा के रिकॉर्ड में मतलब ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें जो है मैंने उठाया था। मेरा जो है उसके बाद मैं कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी रहा, मंत्री भी रहा इतने टाइम तक। मेरा ना ज़िंदगी में कभी भी एक तो झगड़ा जो है अपने इश्यूज़ को लेके नहीं होता। तो उस समय नगर निगम के चुनाव में बड़े पैमाने पे जो है पहली फर्स्ट टाइम जब जब आप जब जब पहली बार बहुत तो आप ज़्यादा गड़बड़ करी करी थी जो वर्कर और पैसे वैसे लेके टिकट्स और मतलब दुनिया भर का मैं उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहता। तो उस समय मैंने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिया था। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं थी कि मेरे मन में कहीं न कहीं ये था कि मैं जो भी मंत्री बना हूँ या अध्यक्ष बना हूँ, वो जो है कांग्रेस पार्टी की वजह से बना हूँ। इसमें मुझे आज भी कहने में कोई दो राय नहीं। तो इनके मैं हालाँकि यहाँ आ गया था और मेरे को पूरा सम्मान यहाँ से मिल रहा था। कोई पर कहीं न कहीं थोड़ा-सा वो मुझे फ़ोन करते थे कि हमें ज़रूरत है, हमारे बुरे समय में चले गए। तो एक इमोशनल यस यस, प्रेशर रेगुलर क्रिएट करने की ये बड़ा अंतर्द्वंद वाला विषय है। हाँ, तो इमोशनल प्रेशर क्रिएट करने की। तो अगर आपको ध्यान हो आपने मेरा देखा भी होगा तो मैंने एक शब्द भी ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी से मुझे कोई शिकायत है। हाँ, तो इनकी तरफ से इमोशनल प्रेशर था और मेरे माइंड में कहीं न कहीं था भी कि मैं जो भी कुछ बनाऊँ, वो कहते थे हम तो वो भी मेरे मन में रहता था कि चलो यार इन्होंने गलती भी कर दी है, अब ये कह रहे हैं हमारा बुरा समय है। लेकिन जो उसके बाद जो है मैंने जॉइन भी किया, फिर मैं लोकसभा भी लड़ा, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भी बना। लेकिन जो वो सुपुत्र हैं उनके, राहुल जी। उनकी कोशिश ही नहीं वो एक तो वो पहले अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं हर चीज़ में। कांग्रेस की जो है बेसिक सोच क्या थी? कांग्रेस की बेसिक सोच थी कि जाति के नाम पे सब लोग एक हैं, जाति के नाम पे डिवाइड नहीं करना देश को। सारी उम्र तो जो है उनके नाना जी और उनकी दादी ये कहती रही कि जाति के नाम पे आप वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। करना है, बिल्कुल बिल्कुल तो इसका मतलब पहले तो वो ये बताएं कि उनके नाना और दादी को समझ नहीं थी या इनको समझ ज़्यादा है। बिल्कुल। या तो वो गलत थे या ये गलत है, दोनों में से एक गलत है, ये स्पष्ट करना चाहिए। तो एकदम सब चीज़ें अपने विदिन पार्टी जो है अपनी लीडरशिप को ख़त्म करना। तो मुझे लगा कि भी मैंने जो निर्णय लिया था ठीक लिया था। तो अभी भी जो है इसके अंदर हम सारी उम्र कांग्रेस देशभक्ति की अब आज राष्ट्र की बात कौन कर रहा है? बिल्कुल। आज राष्ट्र की बात तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, हम बीजेपी कर रही है, कांग्रेस तो राष्ट्र की बात कर रही नहीं। ये तो विदेश से आके राष्ट्र के खिलाफ बोलने की बात कर रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर मैं जब अध्यक्ष था तो दिल्ली में पहले तो आप पार्टी के साथ अलायंस कर लिया। जिस आप पार्टी को हम कह रहे हैं कि उसने दिल्ली का सत्यानाश किया। सत्यानाश कर दिया। दिल्ली में आज जो है पॉल्यूशन की आप हालत देख लीजिए। ठीक है, आज हमारी सरकार है लेकिन समय लगेगा पॉल्यूशन की स्थिति को इस स्थिति तक पहुंचा दिया है पिछले 10 सालों में कि लोगों का सांस लेना जो है दुर्भर है। दिल्ली की सड़कों की स्थिति, गली मोहल्ले की स्थिति किस तरीके की है वो मुझसे बेहतर दिल्ली के लोग जानते हैं। दिल्ली का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, दिल्ली की पॉपुलेशन जो है 1/3 बढ़ गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो 1/3 रह गया है जो हुआ करता था एग्जिस्टिंग में। तो हर चीज़ में दिल्ली, तो हम ऐसे लोगों के साथ कैसे अलायंस कर सकते हैं? तो इस एक तो मेरा उसको लेके विरोध था। दूसरा चलिए अलायंस भी हो गया जबकि मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष था, मेरी लीडरशिप में सब कुछ होना था। तो आप ऐसे लोगों को जो है टिकट दे रहे हो जो देश के बारे में खिलाफ बोल रहे हैं।
कम्युनिस्ट पार्टी से लाके जो है आप जो देश के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं, जो जो है कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, उनको आप चुनाव लड़ा दें। दूसरा जो है ऐसे हैं जो वो विद इन रिलीजन डिवाइड करने के लोगों को कह रहे हैं कि मंदिर मत जाओ। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली वाले उम्मीदवार जो हैं, वो मंदिर जाने से लोगों को रोक रहे हैं। तो आप तो ये कम से कम मेरी लीडरशिप में तो मुझे एक्सेप्ट नहीं था। तो मैंने तो सोचा था इस्तीफ़ा देके घर बैठेंगे। लेकिन मैं बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का, कि उस समय जो है मुझे उन्होंने कहा कि नहीं, आप जैसे लोगों की आवश्यकता है। लवली जी, यहाँ पर एक और मन की बात है, वो ये है कि क्योंकि आपका अब तक का समय रहा कांग्रेस के वर्कर्स के बीच में, कांग्रेस के लीडरशिप के बीच में काम करने का। अब उससे उलट यहाँ पर जो सीन है, यहाँ है संघ राजनीति में है नहीं, लेकिन संघ के लोग राजनीति में हैं। संघ के स्वयंसेवक राजनीति में आए हैं। संघ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के मंडल से लेकर के अखिल भारतीय स्तर के अधिकारियों के बीच आप तुलनात्मक कैसे अनुभव करते हैं? सहजता या क्या आपकी व्यावहारिक है? क्या आपको उस हिसाब से पूरा उचित मान सम्मान मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें। एक, पहली चीज़ तो ये है कि कांग्रेस बची कहाँ है दिल्ली में? सब तो मेरे साथ, आधी से ज़्यादा कांग्रेस तो मेरे साथ आ गई। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मंगोलपुरी सीट हाँ, जो हाँ, कभी भी राजकुमार चौहान जी आ गए। हाँ, कस्तूरबा नगर या और हर कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहाँ के वर्कर मेरे साथ, इसलिए कांग्रेस तो बची नहीं है। तो तकरीबन जो है 260-65 प्रोमिनेंट लीडर्स ने, जो एमएलए, एक्स एमएलए, ये बहुत बड़ा एक्स काउंसलर्स हैं, ये सब आए। और जो भी हम योगदान पार्टी के लिए दे सकते हैं उसको देने की कोशिश लगातार जो है हम कर रहे हैं। जो भी आदेश पार्टी का होता है उसको कर रहे हैं। दूसरा, आपके मेरे संबंध कैसे हैं? बिल्कुल। तो आप किस संगठन की विचारधारा में विश्वास रखते हैं? बिल- मैं जिस भी बैठक में जाता हूँ, चाहे बीजेपी के लीडर्स की बैठक में जाऊँ, चाहे आरएसएस के बैठक में जाऊँ, तो मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी बैठक में कोई व्यक्ति मुझे ना मिला हो, जो मुझे ये ना कहे कि आपने जो है मेरी फलाने ईयर में मेरे बच्चे की एडमिशन में मदद की थी या वो थी। तो इसलिए मेरे तो हमेशा मेरा काम करने का तरीका ऐसा रहा है। बिल्कुल लवली जी, पता है इसमें इसमें एक बारीक प्रश्न है हुँ। कि जो यहाँ कार्यकर्ता आपके साथ काम करता है, भाजपा का, या आप शाखा क्षेत्र में भी गए होंगे, सुबह उठ करके अब पहले तो गणवेश में निक्कर होता था, आज पैंट हो गई है, आप किसी भी कपड़े में जा सकते। जी, जी। तो जब आप इस बीच में किसी कभी शाखा पे भी गए होंगे, गुरु पूजन पे भी गए होंगे, जी। तो वहाँ पर आपको कैसा अनुभव लगा? नहीं, मैंने ना पहले भी, देखिए देखिए आप एक बात समझिए, मैं ईमानदारी से जब मैं कांग्रेस में भी लड़ता था इलेक्शन, तो मैं जो है काम करने के तरीके से, लोगों के जुड़ने के तरीके से, कहीं न कहीं जो है मेरे पे छाप थी। मैं सीखता था। अभी आपने कहा 93 में मेरे फ़ादर हार गए थे इलेक्शन। तो जो है बड़े-बड़े लीडर उस समय आगे कहते थे कि जो है वो आप नहीं हारे हो, विचारधारा आ रही है या जिस तरीके से लोगों के साथ जुड़ाव करना है, वो जुड़ाव का तो मैंने तो सीखा है, क्योंकि कृष्णानगर में रहते थे और कृष्णानगर में जो है आरएसएस के काफ़ी बड़ी संख्या में जो है उनका कार्य करने के तरीकों को जो उन कैसे संपर्क करते हैं, कैसे लोगों से, मैं तो सीखा हूँ उनसे। और यही, मैं चाहे कांग्रेस में रहा हूँ, मैंने लोगों को उसी तरीके से जोड़ा हमेशा, कि मैं जो है मंदिर में समिति हूँ, रामलीला कराएं, दशहरा कराएं, भागवत कथा कराएं, दुर्गा पूजा का आयोजन हो, जन्माष्टमी के त्यौहार मनाएं। मैंने धर्मशालाओं के अंदर जो है इन्वॉल्वमेंट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की हो, तो मैंने हमेशा वैसे किया। और अभी मैं चुनाव लड़ने आया हूँ, तो गांधीनगर में काफ़ी बड़ी संख्या में माइनॉरिटीज़ के वोट भी हैं, तो कोई इजी सीट नहीं है। तो पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा। तो आप देख लीजिए, कोई एक कार्यकर्ता भी नहीं था कि जो मेरे से अलग रहा हो। मैं देखता हूँ उनके आप विदिन
पार्टी के भी उम्मीदवार आए हैं तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा विरोध रहा होगा। तो मेरा रिश्ता, और मेरे को इसलिए कोई इसमें दिक्कत नहीं होती। और मैंने अभी आपसे कहा कि मैंने राजनीति को कभी प्रोफेशनल रूप से देखा ही नहीं, और इसको जो है स्पष्ट मन से, साफ दिल से मैं आपको गलत प्रैक्टिस एक होता मन है। की बात बताऊं कि चुनाव के क्षेत्र में क्या होता है कि बड़े भाई हमारे आपके साथ कांग्रेस में थे, रविशंकर जी, जी जी मेरी भाभी भी कांग्रेस में थी, और वो अपना काम करते थे, हम अपना काम करते थे, लेकिन एक चीज़ तय हुई थी, जब तक चुनाव समाप्त नहीं होगा आप मेरे घर नहीं आओगे, मैं आपके घर नहीं आ सकता। जी 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 और किसी मतदान केंद्र पे हम आपस में मिल भी जाते थे तो एक बहुत रेस्पेक्टेबल तरीके से हम लोग आपस में आदान प्रदान करते थे। और वो जो समय रहा, इसके साथ साथ ये है कि मैं लवली जी आपको जितना जानता हूँ, वो राजनीतिज्ञ के रूप में नहीं, एक व्यक्ति के रूप में। राजनीति एक अपनी सुविधा भी हो सकती है, एक दुविधा भी हो सकती है, और एक व्यवहारिकता भी हो सकती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से वही मैं बार बार एक कुरेदने की कोशिश करूँ कि अब आप यहाँ तक आ गए, विधायक से फिर आप आप प्रोटेम स्पीकर बने, फिर उसके बाद आपको रेखा जी जिस ढंग से आपको एक छोटे भाई के रूप में इतना आपका उत्साहवर्धन करती हैं, और अनपरोक्ष रूप से केंद्रीय नेतृत्व भी आप पर अगाध विश्वास रखता है, जी तो आप उनकी अपेक्षाओं पे कहाँ तक जाने का प्रयास जी। देखिए, ईमानदारी की बात यह है कि मैं जो है नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व से, उनके काम करने के तरीके से, उनका जो विजन है, उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। गृह मंत्री जी, अभी बिहार का इलेक्शन ही देख लीजिए। एक गृह मंत्री जो है वो छोटी छोटी जगहों पे जाए, बड़ी बड़ी सभा के कार्यकर्ता, ये छोटी बात नहीं है। देश के गृह मंत्री, और मैं तो ये मानता हूँ कि सरदार पटेल जी की बराबरी का, उनके जितने मजबूत कोई देश का गृह मंत्री आया है, तो मैंने तो बहुत गृह मंत्रियों को नज़दीक से भी काम करते हुए देखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमित शाह जी जैसा मजबूत प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो है देश में आए। तो वो कैसे पार्टी के लिए काम करते हैं, तो मैं उनके पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। अभी जो है मुझे मौका भी मिला केंद्र सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, कनिष्क एयरलाइंस जो गिर गया था, आयरलैंड जाने का केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल जो भेजा उन्होंने, वहाँ पे जो है कॉक में, आयरलैंड में जाने का भी मौका मिला। तो जो इवन विदेशों में भारतीय रहते हैं, उनकी जिस तरीके से स्पष्टता के रूप में प्रधानमंत्री जी के अंदर विश्वसनीयता के अंदर विश्वास है उनका, और जिस तरीके से देश में आज तक, देखिए लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी बहुत मजबूत प्रधानमंत्री थी, ठीक है, और इंदिरा जी थी मजबूत, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उनका भी अगर आप टेन्योर देखोगे, तो वो ऐसा नहीं था कि वो कहीं मजबूत दिखी तो कभी कमज़ोर भी देखी। उनको बोला गया कि पार्टी के ऊपर उनका कंट्रोल। नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री तो इस देश में आया ही नहीं है। बिल्कुल। जो जो खाली हिंदुस्तान में रहने वाले भारतीयों का नहीं, दुनिया में रहने वाले भारतीयों का नेतृत्व कर रहे हैं। बताइए किसने किया आज तक? तो मैं उनके व्यक्तित्व से जो है बहुत प्रभावित हूँ, और उसी वजह से यहाँ आया हूँ। और आप, इसलिए जो कुछ मेरे से बन पाएगा, जो भी मेरी काबिलियत के अनुसार बन पाएगा, जहाँ भी पार्टी ज़रूरत, दिल्ली में, दिल्ली से बाहर, जहाँ ये इस्तेमाल करे तो मैं करूँगा। मैं तो लवली जी आपका जो व्यक्तित्व आंकता हूँ, वो केवल दिल्ली तक के लिए नहीं है। और मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं, लेकिन किंतु क्योंकि व्यक्ति के कार्य भविष्य के निर्णय करते हैं। आपका जिस प्रकार से काम करने का तरीका है, और कार्यकर्ता के साथ खड़े होने का जो जज्बा है, मुझे लगता है कि प्रभु आपको इससे कहीं और आगे ले जाएगा। आपने हमारे पॉडकास्ट के लिए समय दिया लवली जी, अपना कीमती समय दिया। मैं संगम टीवी की ओर से, रियल टीवी की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, और विश्वास करता हूँ कभी दोबारा समय मिलेगा तो फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। नमस्कार।
शिट। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचा। मधुर दुलार है कविता, मन भावन मनोहार है कविता, और एक झलक में ललक जगाता सभी का पहला प्यार है कविता। क्या बात है। ये कविता आपकी देश से प्रेम की हो सकती है, माँ से प्रेम की हो सकती है, प्रियतम से प्रेम की हो सकती है, या विद्रोह की भी हो सकती है, या समर्पण की हो सकती है, या हंसाने की हो सकती है, गुदगुदाने की हो सकती है, खिलखिलाने की हो सकती है। कविता के रूप स्वरूप इतने हैं कि जितने मुंह जितने मन उतने ही उसके जीवन। लेकिन ये कविता तब साकार होती है जब किसी कवि को माँ शारदे का आशीष मिलता है और वह अपनी कलम से उनकी साधना में कुछ लिख पाता है। ये कविता क्या दे सकती है आपको? ये तो कवि की कलम से निकली हुई कल्पना और उसके बोलों में सुनाई देने वाली झंकार ही आपको बताएगी। लेकिन मुझे ये पूरा भरोसा है कि आज की कविता आपके हृदय में एक नया कविता के प्रति प्यार जगाएगी। आइए इस प्यार, मनोहार, दुलार और आपके आभार पर हम सब आ चुके हैं कवियों का गुलदस्ता लेकर के। ये गुलदस्ता तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी और माँ वीणा पाड़ी की साधना करने वाले कवियों ने सतमोला कवियों के चौपाल पर आकर के कविताएं आपको सुनाई। आइए आप सबकी जोरदार तालियों से मैं आमंत्रित करता हूं माँ और श्रृंगार की एक अद्भुत कविताओं के स्वरूप को लेकर के, जहां आपको लगेगा कि श्रृंगार तो श्रृंगार होता ही है लेकिन वह माँ से प्यार भी होता है। जोरदार तालियों से मैं आमंत्रित करता हूं गाजियाबाद से पधारी हुई बहुत ही वरिष्ठ कवयित्री जिनका नाम होता है अंजू जैन। आप सभी सुधी श्रोताओं को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और अपनी कविता के माध्यम से आप सबसे जुड़ने की कोशिश करती हूँ। पहली कविता मैं माँ पर पढ़ना चाहती हूँ। देखिए, मनुष्य जब जन्म लेता है तो जब से जन्म लेता है और जब तक मृत्यु को प्राप्त होता है तब तक रिश्तों में ही बंधा होता है जी। और पहला रिश्ते का परिचय जो होता है वो माँ से होता है। तो माँ जो हमारे जीवन का आधार होती है, लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हम उसका आंचल पकड़कर चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, लेकिन जब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वही माँ हमसे पीछे छूटती जाती है। जब हम बड़े बड़े डग रखने लायक हो जाते हैं, ज़िंदगी में सफल होने लगते हैं, तो माँ कहीं पीछे छूट जाती है। तब एक रचना रखती हूँ और उससे पहले 4 पंक्तियाँ रखती हूँ कि फूलों भरी रंगोली है माँ, फूलों भरी रंगोली है माँ, आशाओं की डोली है माँ, फूलों भरी रंगोली है माँ, आशाओं की डोली है माँ। हम चाहें कुछ भी हो जाएं, हम चाहें कुछ भी हो जाएं, ममता की ही बोली है माँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक माँ अपने बच्चे को संवारने में अपना जीवन लगा देती है और वो बच्चे, जैसा कि मैंने कहा, जब आगे बढ़ जाते हैं तो क्या महसूस, माँ कैसा महसूस करती है, सुनिएगा। मेरे तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ, मेरे तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ। नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ, मेरे तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ। नमक जैसी ज़रूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। एक माँ अपने कई बच्चों को पालती है, उन्हें बड़ा करती है, लेकिन वो सारे बच्चे मिलकर भी एक माँ की देखभाल जब नहीं कर पाते, प्रतीक को मैं कहती हूँ, सुनेगा।
कई शाखें अकेली जड़, ध्यान सबका दुआ सबको। कई शाखें अकेली जड़, ध्यान सबका दुआ सबको। कभी नींदों को लोरी है, कभी कड़वी दवा लब को। कभी नींदों को लोरी है, कभी कड़वी दवा लब को। अंधेरे रास्तों पर रोशनी की एक गली है माँ। अंधेरे रास्तों पर रोशनी की एक गली है माँ। नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। वाह वाह वाह। नहीं बहने दिया माँ ने कभी आँखों अंजा काजल। नहीं बहने दिया माँ ने कभी आँखों अंजा काजल। तपा मौसम तो अपनी आँख को ही कर लिया बादल। लपट लू से बचाती जो, लपट लू से बचाती जो हवा वो संदली है माँ। लपट लू से बचाती जो हवा वो संदली है माँ। नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत आभार। आप सबने भी पढ़ा और सुना होगा कि एक बेटा विदेश से आया और अपनी माँ की सारी संपत्ति बिकवाकर उसे एयरपोर्ट पर छोड़ गया। ऐसी परिस्थितियों में भी माँ कैसा महसूस करती है। उसने तब भी यही कहा कि उसकी थी, उसको ही मिलना था, उसको चला गया, जहाँ रहे खुश रहे। तब पढ़ती हूँ, सुनेगा। राम हो या न हो बेटा, मगर माँ है हमेशा माँ। श्रवण हो या न हो बेटा, मगर माँ है हमेशा माँ। नीड़ के हर एक पंछी में बसी रहती है उसकी जान। छोड़ जब से गए अपने, छोड़ जब से गए अपने, छाँव में भी जली है माँ। छोड़ जब से गए अपने, छाँव में भी जली है माँ। नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। मेरे तन मन की मिट्टी में, मेरे तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ। नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। वाह वाह वाह। मेरा अपना ये मानना है और ये कहना भी है अपने युवा बच्चों से, अपनी युवा बेटियों से, कि माता पिता जिनके साथ हैं वो बड़े सौभाग्यशाली हैं, चलते फिरते तीर्थ हैं वाकई। मेरा अपना अनुभव है कि इनकी दुआएं आपको न जाने कितनी मुश्किलों से निकाल कर ले जाती हैं। तो उनको खूब प्यार कीजिए, उनकी खूब सेवा कीजिए, उसका कोई मोल ही नहीं है। और ये सब उनसे पूछिए जिनके माता पिता नहीं हैं। तब पढ़ती हूँ, अंतिम बंद निवेदित करती हूँ। मेरे तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ। नमक जैसी ज़रूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। समय रीते मगर रीते नहीं आशीष की गगरी। समय रीते मगर रीते नहीं आशीष की गगरी। सदा करती रहे छाया भरी ये प्रीत की बदरी। सदा करती रहे छाया भरी ये प्रीत की बदरी। कई जन्मों के पुण्यों से, कई जन्मों के पुण्यों से फली गंगा जली है माँ। वाह वाह वाह। कई जन्मों के पुण्यों से फली गंगा जली है माँ। नमक जैसी ज़रूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। मेरे तन मन की मिट्टी में, मेरे तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ।
नमक जैसी ज़रूरी और कभी गुड़ की डली है माँ, रोशनी की गली है माँ, आहा, वो संदली वाह है वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। साथियों, ये सुंदर सा, मधुर सा, सुरीला सा स्वर जब आपने सुना तो आप खो गए। शब्दों की ओर तो ध्यान ही नहीं दिया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितना मधुर ये गीत सुनाई दे रहा था, उससे ज़्यादा मधुर शब्दों का संचयन करके इसको संवारा गया था। और यह कला ही सीखना हमारे जीवन का उद्देश्य है। आपको खुद ब खुद सारी वह सफलताएं मिल जाएंगी जब आप इन कलाओं में पारंगत हो जाएंगे। आइए इस पारंगतता की ओर हम जब और आगे बढ़ेंगे तो एक ऐसी आवाज को मैं बुलाना चाहता हूं जो इस श्रृंगार की यात्रा को, जो इस प्यार की यात्रा को, जो इस दुलार की यात्रा को, जो इस मनोहार की यात्रा को आपके हृदय में और पुष्पित और पल्लवित करेगा, ताकि आप कविता के वह आनंद का लाभ ले सकें जब आप कहें कि वाह, झूम उठा मन, झूम उठा तन, झूम उठा मन, झूम उठा तन। वहीं अभी आपने यह भी देखा कि एक तरफ जहां माँ की मूर्त की बात की गई तो वहीं हिंदी को भी माँ के बराबर माना गया। ये हिंदी और ये माँ, ये वियोग और ये श्रृंगार, ये विविधताएं दर्शा रहा है। और ये दर्शाती हुई विविधताएं जब एक सजर के पास मिलें तो वो संदीप सजर होते हैं, गीत गजल कहते हैं। आइए जोरदार तालियों से उन्हें बुलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी तमाम दर्शकों और श्रोताओं का भी अभिवादन करता हूँ। अभी बहुत ही अच्छी रचनाएं आप सुन रहे थे और जैसा कि कवित्री कह रही थी कि श्रृंगार के दो रूप होते हैं, तो मैंने तो ये देखा है कि महिलाओं की समस्याएं भी दो ही होती हैं, कहीं पे भी जाती हैं। एक तो ये कि इस रंग की कोई डिज़ाइन दिखा दो और इस डिज़ाइन में कोई रंग दिखा दो। तो दो ही समस्याएं उनकी हमेशा से रही हैं। और दिखावा जो है ना, बहुत सारा ऐसा होता है कि जिस पे हम लोग जो पुरुष वर्ग है वो कहीं ना कहीं फंस जाता है। और मैं आज थोड़ा हास्य का रंग लेकर आया हूँ आदरणीय प्रवीण आर्य जी के आदेश पर। मैं कोशिश करता हूँ कुछ सुनाने की। ऐसा ही प्यार मोहब्बत करना आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत पड़ती है, बहुत मुश्किलें आती हैं। और चाहे वो संयोग हो चाहे वो वियोग हो, परेशानियाँ रहती हैं। तो एक छंद समर्पित करता हूँ, थोड़ा हास्य का रंग है, आप तक पहुँचे। कि राह थी सरल जो दिखाई देती भाई साहब, देखते ही देखते वही कटीली हो गई। मतलब ऐसा लगता है कि बस मोहब्बत करने का हर किसी का मन लालायित हो जाता है, लेकिन उसमें दिक्कतें क्या आती बस वही रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो पुरुष वर्ग के ऊपर ही वो दिक्कतें आती हैं, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि राह थी सरल जो दिखाई देती भाई साहब, देखते ही देखते वही कटीली हो गई। और उसकी तरफ से तो थोड़ा ध्यान भंग हुआ, गोरी 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 फिर लाल पीली हो गई। राह थी सरल जो दिखाई देती भाई साहब, देखते ही देखते वही कटीली हो गई। और उसकी तरफ से जो थोड़ा ध्यान भंग हुआ, गोरी 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 फिर लाल पीली हो गई। और जैसे जैसे भाव दिया मैंने बेहिसाब उसे, मन हारिणी नवेली नखरीली हो गई। और इधर प्यार के लिए इधर मैंने जो कमर कसी, उधर जनाब मेरी जेब ढीली हो गई। क्या बात है, वाह वाह वाह। प्यार के लिए इधर मैंने जो कमर कसी, उधर जनाब मेरी जेब ढीली हो गई। और सिचुएशन क्या आती है भाई, फिर भी मन तो मानता नहीं है। और जब मन नहीं मानता है तो कोशिश की जाती है, तो प्यार मोहब्बत भी हो जाती है। और प्यार मोहब्बत का परिणाम जो होता है वो सबसे भयानक होता है कि शादी हो जाती है। अरे रिजल्ट तो मेरे एक मित्र हैं, वो सरकारी नौकरी में थे। मैंने उनसे कहा अच्छा ये बताइए आप कि ये प्रेमिका और घरवाली में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है।
तो बोले ऐसे समझ लीजिए कि लाखों की तनख्वाह 1 तारीख को आती तब भी आदमी को कोई खुशी नहीं होती, लेकिन अगर थोड़ी बहुत रिश्वत मिल जाए तो आदमी प्रसन्न हो जाए। क्या बात है, वाह। तो प्रेमिका और घरवाली का भाई अंतर मैंने ढूंढने की कोशिश करी है, और तमाम तरीके के लोगों से जो बातें पूछी उन बातों को उन्होंने अपने तरीके से, बस उन्हीं प्रतीकों उपमानों को मैंने इसमें छंद में प्रयोग करने की कोशिश की, आप तक बात पहुंचे। कि प्रेमिका तो टिप टॉप बंगलो सी दिखती हैं, और टूटा फूटा सा मकान घरवाली है। अब मैंने एक मेरे जो जूनियर एक थे ऐसे ही दास आरोही आनंद, ये तो चीर फाड़ करने वाले कवि हैं, लेकिन ऐसे ही थे, वो बोले कि भैया ये बताइए आपने प्रेमिका को एक वचन क्यों रखा है, आजकल का ज़माना तो ये रहा नहीं। तो मैंने कहा भाई अपनी अपनी कैपेसिटी है, कोई बहुवचन में प्रेमिकाएं रख सकता है। तो मैंने कहा चलो तुम्हें खुश कर देता हूँ, और मैंने बस प्रेमिका को बहुवचन में डाल दिया कि प्रेमिकाएं टिप टॉप बंगलो सी दिखती हैं, और टूटा फूटा सा मकान घरवाली है। सामने एक मेरे शायर दोस्त बैठे थे, उन्होंने कहा भैया ये आप इनकी बात तो आपने मान ली, लेकिन हमारा ख्याल नहीं रखा। मैंने कहा अब क्या बात हो गई? बोले प्रेमिकाएं बहुवचन करी, लेकिन हमारे यहाँ तो घरवाली भी बहुवचन में हो सकती है। तो मैंने कहा अच्छा चलो तुम्हें भी समर्पित कर देता हूँ। तो मैंने बस छंद को ऐसे बदला कि प्रेमिकाएं टिप टॉप बंगलो सी दिखती हैं, और टूटा फूटा सा मकान घरवालियाँ, और भूली बिसरी सी पॉलिसी का कोई बोनस है, और जैसे लॉन्ग टर्म प्लान घरवालियाँ। वाह वाह वाह। और प्रेमिकाएं जैसे कोई जाम हाथ में लिए हों, और जो हथेली पे हो जान घरवालियाँ, और टूटे हुए दिल का है अरमान प्रेमिकाएं, और उन्हीं अरमानों का नुकसान घरवालियाँ। तो ये स्थितियां हो जाती है, प्यार मोहब्बत कर तो लें लेकिन कैसे कर ले आदमी, परेशानियां। अनुभव क्या है, कभी सब अपनी नहीं कहता है, जहर खा के ही थोड़ी देखा जाता है कि जहर खा के ही पता चलेगा कि मर जाते हैं, तब तो सबका काम हो जाएगा। अच्छा, शादी के बाद मेरे एक मित्र थे, उनके घर पे ना बहुत सारे चक्कर बाइकों के और ऐसे ही कुछ सामान लेकर के आने वालों के चक्कर लगने लगे। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या चक्कर हुआ, तुम्हारे घर बड़े चक्कर लग रहे, शादी हुई जब से तुम्हारे घर पे आते रहते। तो वो बस उन्होंने जो बात बताई, बात खुलेगी छंद के माध्यम से जी। उन्होंने जो बात बताई शादी के बाद उनके साथ क्या हुआ, तो वो मैं बात बताता हूँ। और वो क्या परिचय दे रहे हैं, वो जो लोग आते रहते हैं घरों पे सामान। हमने कहा हमारे यहाँ तो कभी तीज त्योहार दिवाली पे कोई सामान ससुराल से आ जाए तो आ जाए, तुम्हारे यहाँ तो शादी हुई है, तुम्हारे यहाँ तो बड़ा सामान आता है। तो बस वो व्याख्या कर रहे हैं और मैं छंद कह रहा हूँ, सुनिए। स्वागत है भैया। कि भगवान जब भी बुलाए या धमकते हैं, दिन महीने नहीं जी पूरे साल वाले हैं। हाय हाय, ये जो लोग आ रहे हैं कि भगवान जब भी बुलाए या धमकते हैं, दिन महीने नहीं जी पूरे साल वाले हैं, दिन महीने नहीं जी पूरे साल वाले हैं। और दूध ब्रेड कपड़े मोबाइल या कुछ और राशन ही नहीं हर एक माल वाले हैं। और दिन भर घर का सामान लाते दिखते हैं, पहचानो इनको ये सारे मेरे साले हैं। हाय हाय वाह। जो दिन भर घर का सामान लाते दिखते हैं, पहचानो इनको ये सारे मेरे साले हैं। और किस्मत से मिली है ऐसी ससुराल मुझे, स्विगी व जोमेटो मेरे ससुराल वाले। किस्मत से मिली है ऐसी ससुराल मुझे, स्विगी व जोमेटो मेरे ससुराल वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ही शानदार। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखें तिन तैसी। कुछ प्रेमिकाओं से खुश हैं तो कुछ पत्नियों से खुश हैं, कुछ पत्नियों से दुखी हैं तो कुछ प्रेमिकाओं से दुखी हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ झूठ बोल कर भी खुश हैं, कुछ सच का दामन थाम कर भी दुखी हैं। आप देखिए कि आपका ही एक विषय और उस विषय की विविधताएं, और यही एक कवि का बड़प्पन होता है कि जब सबके मन की बात किसी एक विधा में कहने पर भी कह जाता है। ये विधाएं, विविधताएं कवियों के पास में तमाम भंडार हैं। प्रेम सिर्फ श्रृंगार ही नहीं, प्रेम सिर्फ वियोग ही नहीं, प्रेम तो वह प्रेम भी है जहाँ पर एक माँ भारती का लाल अपने मन में एक राष्ट्र प्रेम की ज्वाला जगा करके
अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देता है। ये प्रेम का पर्याय ही होता है कि जब वह गोली जिसका पता है उसको कि ये उसका जीवन नाश कर देगी, उसको भी ऐसा चुंबन करता है कि मानो वह अपनी प्रेमिका का, अपनी प्रियतमा का स्पर्श कर रहा हो। ये ओज की भावना होती है, ये वीरता की भावना होती है, और ये वीरता की भावना भारत भूमि के बच्चे और बच्चियों में समान रूप से भरी हुई है। यदि आप भी हमारे टीवी शो के साथ जुड़ना चाहते हैं तो टीवी स्क्रॉल पे चल रहे नंबर 9711182183 टेलीग्राम के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, सीधे फ़ोन कर सकते हैं। जुड़ने का तरीका है, आप हमारे कार्यक्रम के 5 वर्ष के सदस्य बनिए, और इसमें केवल वही सदस्य हो सकते हैं जो भारतीय विचार को जीने वाले व्यक्ति हैं। वामपंथी और सनातन विरोधी लोग कृपया हमसे संपर्क ना करें, और इसमें केवल वही लोग होंगे जिनके पास रचना धर्मिता है। प्रस्तुतिकरण हमारा आयाम नहीं है। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में और पिछला आप जाएं तो अगर उस समय के भी लोग थे, उन्होंने अपने आप को कभी भी युग कवि नहीं कहा। ये प्रस्तुतिकरण का कमाल है। अगर वो आज होते तो वो रचना धर्मिता कर रहे होते, मंचों पे नहीं होते। तो ये कार्यक्रम रचना धर्मियों का कार्यक्रम है। तो जुड़िए इस काव्य यज्ञ से, सतमोला कवियों की चौपाल से। मिलते हैं अगले रविवार नए, श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों के साथ। नमस्कार। तो आज हम सबसे पहले पुस्तक लोकार्पण करने जा रहे हैं, वो है सीमा गर्ग मंजरी जी। सीमा गर्ग मंजरी जी मेरठ से पधारी हैं, और उपन्यास बड़ा सुप्रसिद्ध उपन्यास है, खिल उठे गुलाब। लीजिए, सब ले लीजिए। अंजू जी प्लीज, अंजू जी प्लीज आइए बीच में। जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और भी अपनी पुस्तकें आपकी प्रकाशित होती रहें। धन्यवाद। अगली पुस्तक का हम लोकार्पण कर रहे हैं। पूर्व हमारे सीआरपीएफ के हमारे कमांडेंट रहे हैं देवेंद्र सिंह जी, उनकी पुस्तक का लोकार्पण गीतांजलि। गीतांजलि आइए बीच में। अच्छा, CIS सबको दे दीजिए कि सब लिख। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। देखिए, ये एक तरह से जो पुस्तक होती है ना, सबसे एक प्रिय चीज होती है। इसमें आप साहित्यकार, कवि अपनी आत्मा, अपना दिल निकाल के रखें। तो जोरदार तालियों के साथ देवेंद्र सिंह जी का अभिनंदन करें। अंजू जैन जी, जहां तक मैं काव्य क्षेत्र में देखूं, मैं 40 साल से काव्य क्षेत्र में हूं, और आप 40 साल से भी पहले की काव्य क्षेत्र में हैं। आप शिक्षाविद हैं, सुप्रसिद्ध। आपके श्रीमान जी डॉक्टर अतुल कुमार जैन जी उत्तर प्रदेश शैक्षणिक महासंघ के आप महासचिव हैं। पूरा जो परिवार है शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, साहित्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो मैं हमारे मुख्य अतिथि श्री अरविंदर सिंह लवली जी, अध्यक्ष यमुना पार विकास बोर्ड से निवेदन करता हूं, अंजू जी का अंगवस्त्र पहना करके अभिनंदन। जहाँ जोरदार तालियों के साथ काव्य सुचिता सम्मान के लिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अंतर्राष्ट्रीय सुप्रसिद्ध गीतकार
और शायर संदीप सजर। संदीप जी एक अनूठे कवि हैं और मैं खुद कवि हूं, लेकिन मैं जिसका सर्वाधिक प्रशंसक हूं वो संदीप सजर है। छोटा बच्चा है, अपना छोटा भाई है, लेकिन बहुत। आइए आइए संदीप जी। हमारे बीच में मैथिली और हिंदी की सम्मिश्रण और एक अनूठी कवित्री विश्वविख्यात है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में आप काव्य पाठ कर चुके हैं, तो उनको सम्मानित करते हुए हमें बड़ी बेहद खुशी हो रही है। लवली जी उनको सम्मानित कर रहे हैं। एक एक प्रतिनिधि रचना आपकी लवली जी के सामने होगी। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं देश का एक ओज हस्ताक्षर दास आरोही आनंद, एक काव्य परंपरा का परिवार से निकला हुआ बच्चा। इनके पिता दादाजी आचार्य रामनाथ सुमन जी संस्कृत के प्रकांड पंडित, विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय कार्यकारिणी के आप संस्थापकों में से हैं, और आपके चाचा जी वागीश दिनकर जी को कौन नहीं जानता। और उसी परंपरा में ये बच्चा है। शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी। ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क
नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कट। थोड़ी तो इज्जत कर ले उनकी। वो तेरा मामा लगता है? जज साहब मामा कह रहे हैं आपको। इन दोनों जॉली की बातों का क्या करें, ना समझ आए ना अजब हो, पर जब हो सतमोला का चटपटा स्वाद साथ तो हर बात पचेगी। मसालेदार केस, चटपटी बातें, एक ब्लॉकबस्टर कॉम्बिनेशन, बिल्कुल हमारी फिल्म जॉली LLB 3 की तरह। सतमोला के साथ सेलिब्रेट करो जॉली LLB 3 इन थिएटर्स फ्रॉम 19 सितंबर।